हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। आज यूनिट 7 का टॉपिक 3 है, जिसमें हम देखेंगे स्पाइसेस क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में मसालों का उत्पादन कितना होता है, इसमें पिछले 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट कितना हुआ है, लगभग कितने हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड पे यह मसालों को उगाया जाता है, और हम ये भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश की देश में क्या रैंक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो स्पेशली किसी एक मसाले के लिए लीडिंग डिस्ट्रिक्ट का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे आपको टॉपिक 3 जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, जो है हम केवल वही पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत बेसिक सी चीज़। स्पाइसेस प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश एज दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एक्सपोर्ट एंड वैल्यू एडिशन। मूल्यवर्धन में और निर्यात में ये योगदान देते हैं। मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था का काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है मसाले का उत्पादन। ठीक है, बाकी आप देखेंगे मध्य प्रदेश जो इंडिया के टॉप लीडिंग 5 स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनमें से ये है, और वैसे भी हम नंबर 1 पे आते हैं मसाला उत्पादन में। ये आप याद रखेंगे। ये यहाँ कुछ प्रमुख मसाले लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें देखिए। मैं आपको आज छोटी सी बात और क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली मैं जब भी नोट्स बनाता हूँ, मैं केवल नोट्स में उसी चीज़ को ऐड करता हूँ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें रिवीजन के तौर पे उनको हमें बार बार पढ़ते रहना होता है। ठीक है, नहीं तो फिर हमारे लिए किताबें काफ़ी हैं। लेकिन कई साथियों की शिकायत रहती है कि नोट्स बहुत शॉर्ट है, इसीलिए इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, क्योंकि नोट्स उनको बल्कि होते हैं तभी पसंद आते हैं। जितनी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ और जो एक्स्ट्रा मैं लिखूँ, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइस क्रॉप्स, मसालों का महत्व क्या है। ये मेंस की परीक्षा तो है नहीं जो आपसे पूछेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ डाल दिया है, क्योंकि फिर और क्या डेटा डालिएगा आप। फिर अभी कुछ लोग बोलते हैं कि सर 2 ही पेज में आपने तो पूरा डेटा खत्म कर दिया, पूरा टॉपिक ही खत्म कर दिया। इसीलिए कुछ डेटा इसमें डाला गया है, इसको आप देखिए। मसालों का महत्व क्या है ये आप बता सकते हैं। न्यूट्रिशनल है, न्यूट्रिशंस इसमें होते हैं क्योंकि इसमें हमारे लिए एसेंशियल ऑयल, आवश्यक जो तेल रहते हैं और विटामिन रहते हैं वो हमें मिलते हैं। मेडिकल के हिसाब से देखेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक, जैसे हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है, ये आप जानते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल, इसमें फार्मा इंडस्ट्री में, परफ्यूम बनाने में और फूड इंडस्ट्री में इनका रोल होता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो एमपी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू स्पाइस एक्सपोर्ट। मेरे भाई, हमारे देश में मसाले इतने शानदार और इतने ज़्यादा थे, इन्हीं से प्रभावित होकर के तो अंग्रेज आ गए थे। ठीक है, तो आज भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया आज भी जितने मसाले एक्सपोर्ट करता है, मध्य प्रदेश का उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। इकोनॉमी में देखेंगे, इकोनॉमिक एक एस्पेक्ट देखेंगे तो हाई वैल्यू पर हेक्टेयर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो और फसलें रहती हैं उनसे ज़्यादा लाभ ये देती हैं हमें पर हेक्टेयर से देखें तो। मेजर स्पाइस ग्रोइंग रीजन्स देखेंगे आप, तो यहाँ कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। देखिए, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आप बस सुनते चलिए। ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ने में आपको जितना डिफिकल्ट लगेगा, इसे उससे कई ज़्यादा आसान इसको बना देंगे। ठीक है, चलो पढ़ते चलो। बाकी देखिए, यहाँ पे मेजर स्पाइस ग्रोइंग रीजन लिखे हुए हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, केवल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रॉप्स कौन कौन सी हैं जिनको मसाले के अंदर पढ़ेंगे वो, और किस डिस्ट्रिक्ट में ये ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इसको याद रखना। ये नंबर 1 नंबर 2 ये नहीं है इस तरह से, केवल ये वो रीज़न है जहाँ पे ये ग्रो कराने के लिए जो आइडियल एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, वो यहाँ पे होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। बाकी 4th नंबर पे एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, कृषि जलवायु आवश्यकताएं। टर्मरिक के लिए कैसा चाहिए, वार्म और ह्यूमिड चाहिए, इतना याद रखेंगे। जिंजर के लिए कैसा चाहिए, वार्म और हाई रेनफॉल चाहिए। अगर आपको ये चीज़ याद है कि हाई रेनफॉल इसके लिए चाहिए, तो आप आसानी से यहाँ बता पाएंगे कि किस जगह पर। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जिंजर में सिवनी, डिंडोरी और शहडोल, वैसे भी यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो इसीलिए यहाँ पे ये है। इसके अलावा कोरिएंडर के लिए, जो कि धनिया बोलते हैं, कूल और ड्राई होना चाहिए। क्यूमिन के लिए ड्राई एंड कूल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, इनको आप देख लेना। जो बेसिक जो आपके काम की चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगा, थोड़ा सा रुक जाना अभी। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ से आता है मेन, हमारा चैप्टर शुरू होता है मेजर स्पाइसेस इन डिटेल। टर्मरिक, हल्दी। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ इसमें याद रखनी है जो भूलनी नहीं है। पहला है बॉटनिकल नेम, आपको ये नहीं भूलना है। ठीक है,
इसके अलावा इसका टेम्परेचर और रेनफॉल इसके लिए कितना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा और भी याद रख सकते हो तो हार्वेस्टिंग का इसका जो टाइम है वो आप याद रख सकते हो कि जनवरी से फरवरी के बीच में हार्वेस्टिंग इसकी की जाती है, ठीक है। चलो अब इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, ये 4,33,000, ठीक है। ये क्या है, टन। इतना प्रोडक्शन करता है एमपी, ठीक है। और इस प्रोडक्शन के साथ एमपी जो है रैंक 5th पे आता है पूरे इंडिया में, ठीक है। अगर ये पूछ ले अगर आपसे कि टोटल जो टर्मरिक प्रोडक्शन होता है उसका कितना परसेंट एमपी ग्रो करा के देता है, यानी टोटल इंडिया में जो टर्मरिक प्रोडक्शन होता है उसमें एमपी कितना शेयर रखता है, तब आप बोल देंगे लगभग 4%, ठीक है। ये याद रखेंगे। एरिया अगर आपसे पूछ ले कि लगभग कितने एरिया में यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, तब आप बता देंगे लगभग 23,631 हेक्टेयर। इसका मतलब लिखा रहता है, इसका मतलब होता है इस साइन का कि लगभग है ये, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। फिर आते हैं, हमारा सेकंड है जिंजर। जिंजर में भी अगेन बॉटनिकल नेम इसको आपको नहीं भूलना है। अगेन टेम्परेचर रेनफॉल याद रख लेना, बाकी हार्वेस्टिंग और सोइंग का टाइम याद रखना। सोइंग मतलब ये बुवाई का टाइम होता है और हार्वेस्टिंग मतलब ये कटाई का टाइम होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें मैं आपको जिंजर का भी बता देता हूँ। 6,92,000 टन इतना प्रोडक्शन हम करते हैं, ये एमपी का डेटा है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे एमपी की रैंक क्या है पूरे देश में, तो रैंक 1 पे हैं हम, ठीक है। पूरा कितना शेयर है, लगभग 28%। पूरे इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 28% हम उगाते हैं। एरिया अगर आपसे पूछ ले तब आप 35,556 हेक्टेयर याद रखना। ये एरिया पूछना बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे प्रोडक्शन और उसमें उसकी जो रैंक है वो पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए इसके अलावा हम देखते हैं कोरिएंडर का। कोरिएंडर यानी कि धनिया। बॉटनिकल नेम अगेन आपके लिए बहुत ज़रूरी है लिखने को, तो क्रोमोसोम नंबर भी लिख दिए हैं। ये उनके लिए हैं जिनको लगता है कि ये सारी चीज़ें उनको पता है, तो हमें कुछ और डेटा यहाँ से चाहिए था, वो उनके लिए ये है, ठीक है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। कई बार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 1-2 पेपर हुए हैं, उनमें इस तरह से एक आध कोई सवाल पूछा गया है। पिछले 10 साल में केवल एक बार ऐसा एक सवाल पूछा गया है, इसीलिए मैंने ये डाल दिया है, ठीक है। बाकी पूछने के यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। अगेन क्लाइमेट याद रखना है यहाँ पे, हार्वेस्टिंग और सोइंग का टाइम याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। आप कहोगे यहाँ पे सर टेम्परेचर और रेनफॉल क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। कहीं पे भी हो जाता है, आपने देखा होगा, आप घर पे अपनी छत पे भी ये लगा सकते हो धनिया, ठीक है। चलो अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कितना प्रोडक्शन है इसका, तो 3,96,000 टन्स, ठीक है। एमपी का रैंक पूछे तो कितना बताइएगा, फर्स्ट, ठीक है। शेयर कितना है, 45%। टोटल इंडिया का जितना होता है उसका 45% अकेला मध्य प्रदेश देता है। एरिया की बात करेंगे तो 2,92,000 हेक्टेयर इतने एरिया में होता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूमिन यहाँ पे लिखा हुआ है, जीरा बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इसका केवल बॉटनिकल नेम आप याद रख लेना इतना। इसके अलावा क्लाइमेट, सोइंग और हार्वेस्टिंग टाइम याद रखना, बस। इसका जो डेटा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये डेटा प्रॉपर तरीके से कहीं पे दिया भी नहीं गया है ना। ये चीज़ आप याद रखना। चलिए इसके अलावा मेथी की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। इसका बॉटनिकल नेम याद रखेंगे सबसे पहले तो, सोइंग हार्वेस्टिंग टाइम आप याद रखेंगे इसका, ठीक है। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो केवल इसी में लिखी हुई देखेंगे आप, इसकी जो रेट है 25 kg पर हेक्टेयर, ये इसकी उपज होती है जो हमें मिलती है, ठीक है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा डेटा। पूछेगा प्रोडक्शन कितना होता है, तब आप लिख देंगे यहाँ पे 1,11,000 टन, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसकी रैंक मुझे कहीं मिली नहीं है एमपी की, ठीक है, लेकिन एमपी रैंक्स हाई। आपने अगर एमपीपीएससी का पेपर दिया होगा तो कई बार इस तरह से सवाल पूछ लेता है कि आलू के उत्पादन में
मध्य प्रदेश का औसत देश के औसत से ज़्यादा है या देश के औसत से कम है, इस तरह से आपसे एक स्टेटमेंट बना के आपसे सवाल पूछता है। इसकी रैंक तो कहीं प्रॉपर नहीं मिली है, बट इस तरह से लिखा हुआ मुझे मिला है तो मैंने आपके लिए यहाँ डाल दिया है। ठीक है, एरिया इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है नहीं, फिर भी अगर आप चाहें तो 54,159 हेक्टेयर, ये इतने में यहाँ पे प्रोडक्शन इसका होता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कैरम अजवाइन का, इसका केवल आपको बोटेनिकल नेम याद रखना है, ये आप याद रखना। इसके अलावा सोइंग हार्वेस्टिंग, ये दोनों चीज़ें याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा। इसका प्रोडक्शन, इसमें एमपी की रैंक कितनी है, इसका कोई डेटा हमें बहुत ये बेसिकली कहीं मिलता नहीं है और कई जगह पे अलग अलग मिलता है। इन चीज़ों में आप मत जाना, अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है तो उसको या तो आपको बोनस मिलेगा या वो सवाल डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, जिनमें एकदम एग्जैक्ट डेटा जो दिया हुआ है केवल हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको एक देखने को मिलेगा ये सौंफ, इसका भी देख लेना, बॉटेनिकल नेम याद रखना, सोइंग और हार्वेस्टिंग का ये टाइमिंग याद रखना। ठीक है, चलिए एक फ्लेवरिंग एक कंपाउंड होता है जो सौंफ में मिलता है जिससे सुगंध आती है ना, ये आप याद रखना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई है जिसका नाम है गार्लिक। ठीक है, इसको आप याद रखना, इसमें हम इंडिया में नंबर 1 है पहली चीज़, और इसका प्रोडक्शन आप देखेंगे तो आप सुन के दंग रह जाएंगे, मिलियन टन इतना प्रोडक्शन एमपी करता है, ये चीज़ आप याद रखना। पूरे इंडिया का 65% अकेला मध्य प्रदेश का शेयर इसमें होता है। एरिया की अगर कोई पूछ ले आपसे तब आप बता दीजिएगा इसका 1,61,000 है। याद रखना ये एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है, ये लगभग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी टर्मरिक वगैरह ये सारी चीज़ें हमने देख ही ली हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ, याद रखना ये जो मसाले हैं ये केवल टेस्ट बढ़ाने के लिए नहीं होते हैं, ये सारे के सारे इसमें न्यूट्रिशन भी होते हैं और इसमें मेडिकल कुछ ऐसे कंपाउंड भी, एक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी हील होती है अंदर से। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। यहाँ पे एक तरफ आपको प्रोब देखने को मिलेगा, एक्टिव कंपाउंड, जो कि कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। बाकी यहाँ पे इसकी यूजेस क्या हैं वो आप देख सकते हैं। टर्मरिक जिसको हम हल्दी बोलते हैं, करक्यूमिन ये एक्टिव कंपाउंड होता है और एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि जो सूजन आ जाती है उसको भी कम करने में हेल्प करता है। जिंजर जिसको हम अदरक कहते हैं, जिंजरॉल है ना, ये याद रखिएगा, इसमें एक्टिव कंपाउंड है, एंटी कोल्ड और डाइजेशन में हेल्प करता है। कोरिंडर जिसको धनिया बोलते हैं, लीनालूल, ये इसमें एक्टिव कंपाउंड होता है। और कार्मिनेटिव, ये आप याद रखिएगा, पाचन को एक तरीके से आपके सुधार देता है ना, डाइजेशन को ठीक करता है। क्यूमिनल्डिहाइड, ये इसमें एक्टिव एक कंपाउंड है, स्टिमुलेट एपेटाइट, ये भूख बढ़ा देता है आपकी। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से सारे के सारे यहाँ लिखे हुए लिस्ट बनी हुई है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। की बात यहाँ पे कर लीजिए। एक और पॉइंट है यहाँ पे, क्रॉपिंग सिस्टम, फसल प्रणाली। देखिए इंटरक्रॉपिंग जैसे कि वीट है, गेहूं, इसके साथ में आपने धनिया को लगा दिया, इसको मिश्र फसल प्रणाली इसको कहते हैं। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग बोलेंगे। इसके अलावा रोटेशन कैसे मेरे भाई, जैसे पहले आपने सोयाबीन कर लिया और सोयाबीन करने के बाद फिर आपने कोरिंडर यानी धनिया को आपने लगा दिया, इसको हम कहते हैं रोटेशन बेसिस पर खेती करना। एक होती है मिक्स खेती, जैसे फेनुग्रीक और अजवाइन, इन दोनों को साथ में कर दिया, इसको हम बोलते हैं मिक्स एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ से इस तरह से सवाल बन सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मेजर कॉन्स्टेंट्स, प्रमुख समस्याएं इनकी क्या हैं। प्रमुख समस्याएं तो हर चीज़ में होती हैं। देखो सबसे पहले देखो क्यूमिन यानी कि कहते हैं हम जीरा को, है ना। फ्रोस्ट एंड ह्यूमिडिटी डैमेज, बहुत ज़्यादा जब ठंडी पड़ती है और नमी आ जाती है ह्यूमिडिटी, तो उससे जो क्यूमिन है ये खराब हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा पाउडरी, माइल्ड्यू एंड वाइल्ड डिसीजेस, है ना। अभी आप मसालों को निकालते हो किसी डब्बे से तो उसमें ऐसे ऐसे पाउडर जैसा बन जाता है, तो ये इससे ख़राब हो जाता है। प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है इनमें। ठीक है, इसकी वजह से भी बहुत नुकसान होता है। लैक ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स की इकाइयों की कमी बहुत ज़्यादा है देश में, और लो मैकेनाइजेशन, इसकी वजह से जो किसान होते हैं उनको इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं और इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इसको कम करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये समझाने वाली तो कोई चीज़ है नहीं, इसको आप देख लेना। इसके अलावा यहाँ एक पॉइंट है, पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपोर्ट, क्या करते हैं मेरे भाई, ड्राइंग ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। एक्सपोर्ट हब कौन कौन से हैं जहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये लिखे हुए नीचे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये क्या है,
देखो मेरे भाई, जो काम की चीज़ें हैं वो तो मैंने आपको बताई अभी लिख लिख के, बाकी जितनी टेबल बनी हुई ये तो हमारे काम की हैं ही सारी। लेकिन क्योंकि और कितने एस्पेक्ट हो सकते हैं, और इसके लिए नोट्स को, जिससे नोट्स आपको बहुत शॉर्ट ना लगें, इसके लिए ये सब चीज़ लिखाई गई है ना। एक्सपोर्ट स्टेटस अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश कितना करता है, तो 2024-25 का अगेन एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कोरिएंडर, गार्लिक, फेनल और फेनुग्रीक, ये इनका एक्सपोर्ट शेयर टोटल इंडिया का मध्य प्रदेश कितना करता है, ये आप याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। और कहाँ के लिए हम करते हैं ये भी यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, ये आप देख लेना। तो सबसे ज़्यादा कौन किसका करते हैं, हम कोरिएंडर का करते हैं, 60% एक्सपोर्ट करते हैं हम, ठीक है। और कहाँ, यूएई और बांग्लादेश के लिए। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ आपसे। जो ऊपर बताया है पहले तो वो पढ़ लेना, जैसे कि उसमें जितनी टेबल हैं वो टेबल पढ़ लेना, और जो लिखाया है मैंने डेटा, उस डेटा को पढ़ लेना। याद रखना ये डेटा इतना है, 2-3 पेज का तो डेटा है, लेकिन मैंने आपको उसमें से सिलेक्टेड केवल दिया है जो आएगा, है ना। इसके अलावा अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मसाले हैं इनके लिए और ज़्यादा कुछ जो डिटेलिंग है, जैसे साइंटिफिक नेम, इसके अलावा इसकी जलवायु, इसकी मिट्टी कैसी क्या हो सकती है ना, फसल की अवधि कितनी है, प्रमुख रोग कौन से हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ये उन सब लोगों के लिए है जिनको लगता है नोट शॉर्ट हैं, ठीक है। मैंने तो आपको बता दिया कि कितना आपके लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी, लेकिन और ज़्यादा किसी को पढ़ना है तो नीचे ये सारी की सारी चीज़ें सबकी लिखी हुई हैं, ठीक है, इनको देख लेना। इसके अलावा यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक एज दिलाएंगे इस एग्ज़ाम में, ठीक है, ये चीज़। लेकिन क्या ये कंप्लीट हो गया? अब देखो, सबसे जो सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे टॉपिक की, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस डेटा को मत भूलना मेरे भाई, देख लेना, डायरेक्ट कई सवाल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलो, इस समरी को तो छोड़ो, हमारे कोई काम की नहीं है ज़्यादा। अब देखो, सबसे पहले तो टोटल जो कुल मसाला का उत्पादन है, कुल मसाला का प्रोडक्शन पी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्लेम होते हैं, एक एमपी का क्लेम, एक होता है इंडिया, जो इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका क्लेम। एमपी गवर्नमेंट तो कहती है कि 5.4 मिलियन टन इतना हम प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोलती है कि नहीं भाई, 3.63 मिलियन टन, केवल इतना प्रोडक्शन तुम करते हो, ठीक है। इतनी चीज़ पहले तो याद रखना, कहीं से भी आए ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। और कहते हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन है इंडिया का, उसका 30% आपका शेयर है, ठीक है, पहली चीज़। अब हम कहते हैं कि क्या इसकी ग्रोथ हुई है क्या पिछले 10 साल में? हम ग्रोथ रेट देखते हैं इन मसालों की पिछले 10 साल में, तो याद रखना 6 से 8% ग्रोथ इसकी हुई है, ये हर 10 साल में बताते हैं, ठीक है, ये आप याद रखना। बोले अगर आपसे कि टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो बता देंगे आप 8,32,000 हेक्टेयर, इतना प्रोडक्शन अभी, इतनी एग्रीकल्चर लैंड पे इतना प्रोडक्शन हुआ है मेरे भाई, ठीक है। ये 2023-24 का अपडेटेड डेटा है, इसके अलावा भी कोई नया डेटा नहीं है, आएगा तो यही आएगा, ठीक है। ये टोटल प्रोडक्शन है, ये इंडिया का, याद रखना, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अब आते हैं हम एमपी की रैंक पे। ये याद रखना, टोटल कुल मसाले के प्रोडक्शन में हम कोरिएंडर या फिर गार्लिक या जिंजर इसकी बात नहीं कर रहे हैं, पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स में जितने भी मसाले उगते हैं उनके सबके बोरे बना के एक जगह रख देंगे, फिर हम देखेंगे किसके ज़्यादा हैं, कौन नंबर 1 पे है, तो उसमें एमपी नंबर 1 पे आता है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब आप कहोगे सर कैसे, तो याद रखना, चाहे तो आप इस ऊपर वाले डेटा को मान लो, चाहे नीचे वाले डेटा को मान लो, ठीक है। जैसे हम इंडिया का अगर हम माने तो कितना है मेरे भाई, 3.63 मिलियन टन, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया है। तो ये टोटल का टोटल ये हमारा हो गया। इसके बाद याद रखना फिर आता है आपका गुजरात। गुजरात में कितना है, 1.29 मिलियन टन, ठीक है। और अगर जानना चाहते हो तो आंध्र प्रदेश इसके बाद 3rd नंबर पे आता है, जो करता है 1.25 मिलियन टन। तो हम नंबर 1 पे आते हैं, चाहे हम इंडिया का डेटा ले लें, चाहे मध्य प्रदेश सरकार जो बताती है उसका हम डेटा ले लें, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले तो आप याद रखेंगे। बाकी अब देखते हैं हम इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा लिख दिया है इस, ठीक है, ये याद रखना। 25 से एमपी का जो एग्रीकल्चरल जो जीवीए होता है ना, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, उसका 25 से 30%, ठीक है, वेरी करता रहता है हर साल, तो इतना ये देता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप याद रखना।
बस इतना सा डेटा अब ये और आप एक बार ऐड कर लेना अपनी चीज़ों में, ये सब हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि और ज़्यादा डिटेलिंग में इन चीज़ों को पढ़ना है तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट नीचे मैंने लिखे हुए हैं, इनको देख लेना। बाकी वन लाइनर्स दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना। चलो ये तो हो ही गया। अब इसको एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछे कोरिएंडर, कोरिएंडर यानी जैसे आपसे धनिया का पूछे कि कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, टॉप आप डिस्ट्रिक्ट बताइए, तब आप बता दीजिएगा क्या, गुना सबसे टॉप पे है। इसके बाद पूछे तो मंदसौर आता है, शाजापुर आता है, राजगढ़ आते हैं। ये हमारे काम के नहीं है, लेकिन नंबर 1 आप गुना याद रखेंगे, धनिया में सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्शन करके हमको देता है। फिर हम गार्लिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीमच सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद रतलाम भी आता है, उज्जैन भी आता है, जैसे रतलाम उज्जैन, लेकिन आप एक तो याद ही रखना, ठीक है। इसके बाद फिर हम जिंजर की बात करते हैं, GINGER, जिंजर, है ना। इसकी बात करते हैं, इसमें आप याद रखेंगे छिंदवाड़ा, ठीक है। इसके बाद बालाघाट और बैतूल भी आते हैं, लेकिन आप छिंदवाड़ा याद रखिए पहले। इसके अलावा फिर आते हैं टर्मरिक, ठीक है। इसमें आप टर्मरिक में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको छिंदवाड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है, यही छिंदवाड़ा देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुना, बैतूल, सागर ये भी आते हैं लाइन से। फिर इसके बाद आता है चिली। चिली की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा सबसे बड़ा खरगोन। खरगोन में आपने देखा होगा एक लार्जेस्ट मंडी है जिसको बोलते हैं बेड़िया मंडी, ठीक है। ये लार्जेस्ट है एशिया की, ऐसा बोला जाता है। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है मेरे भाई। बस इतना हो गया। बाकी जब MCQs लगाएंगे तब ये टॉपिक और अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा।